अस्सलाम वालेकुम। हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 11 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के नाम से। आज हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे ये आपके सामने मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव। इफ़ का मैंने आपको डिटेल से बताया था। इफ़ की आगे फर्दर एक जो टाइप आती है इफ़ एल्स के नाम से आती है, इसको देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे इसके अदर दो अल्टरनेटिव और कौन से हो सकते हैं कि इसकी जगह हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ एल्स का ही आगे पार्ट है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, ये तीनों आपने अच्छे से समझने हैं। देखें, पहले इफ़ जो मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया, अभी इसके प्रोग्राम भी करवा दिए। इसके बाद है इफ़ एल्स अगर दो कंडीशन आपके पास हों। इसके बाद है इफ़ एल्स इफ़ अगर मल्टीपल कंडीशन आपके पास हों। इन सब की डायग्राम आपने बनानी है, फ्लो चार्ट बनाना है। इनका सिंटैक्स आपको आना चाहिए और इनसे रिलेटेड प्रोग्राम आपको आना चाहिए। आज हम जितने प्रोग्राम कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 11.4, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11। इनमें से दो प्रोग्राम की मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी। वो सर ने बनाई है तो मैं वही शेयर करूँगी, लेकिन आपको खुद भी समझा दूँगी। बहुत आसान सी वीडियो है, उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रोग्राम आपने कौन सी एप्लीकेशन पे लिखना है, कैसे प्रोग्राम को आपने कंपाइल करना है मोबाइल पे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव। इफ़ को पहले इफ़ की ही बात करूँगी। इफ़ को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही कंडीशन हो, वही ट्रू हो गई तो आपका प्रोग्राम चल गया। अगर वो फॉल्स है तो प्रोग्राम नहीं चलता। लेकिन इफ़ एल्स को क्यों यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स को हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास दो कंडीशन हो और आपने उनमें से किसी एक को चलाना हो। स्टेटमेंट एक की चलानी हो, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चलें, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलें। इफ़ में हमने देखा था, इफ़ में था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट चल रही है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नहीं चलती, प्रोग्राम ही नहीं चलता बल्कि बंद हो जाता है। ज़ाहिर है उसमें डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ होता ही नहीं। लेकिन इफ़ एल्स में क्या होगा? अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम आधी स्टेटमेंट चला देगा आपके प्रोग्राम की, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाकी की आधी स्टेटमेंट चला देगा। ठीक है, इसमें दो ब्लॉक बनते हैं, स्टेटमेंट के ब्लॉक। ठीक है, दो स्टेटमेंट बनेंगी, स्टेटमेंट कह लें, दो ब्लॉक कह लें। जैसे हमने पीछे प्रोग्राम किया जो अभी मैंने आपको करवाया है 11.1 कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या इससे ज़्यादा हैं तो वो पास है, लेकिन अगर उसके मार्क्स 40 से कम है तो क्या होगा? पिछले प्रोग्राम में ये कहीं भी नहीं लिखा था, लेकिन इफ़ एल्स में हम ये करेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या इससे ज़्यादा हैं तो स्टेटमेंट चलें, स्टेटमेंट का ब्लॉक चले। कौन सा ब्लॉक चले? जो ट्रू वाला होगा और शो करवाया जाएगा मैसेज कि यू हैव पास्ड। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या होगा? फिर जो फॉल्स वाला ब्लॉक होगा वो चलेगा कि यू हैव फेल्ड। इसमें दो ब्लॉक बनेंगे, दो स्टेटमेंट बनेंगी। दो ब्लॉक जो होंगे वो एक ही टाइम में, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक चल जाएं, क्योंकि हम सिलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। इसमें हमेशा वो चीज़ें चलेंगी जो हम खुद से सिलेक्ट करेंगे, पूरा प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा। सिलेक्शन कैसी होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक एक दफ़ा में चल जाएं या दोनों ब्लॉक एक दफ़ा में स्किप हो जाएं। हमेशा एक ब्लॉक चलेगा, एक स्किप होगा। कौन सा चलेगा और कौन सा स्किप होगा ये बेस करेगा कंडीशन पे। सिंटैक्स यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है, इफ़ कंडीशन, इसका मतलब यह है कि कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेकिन अगर एल्स, एल्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा पहले वही कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं होती, कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर जो एंड वाली स्टेटमेंट लिखी है ना एल्स के बाद, वो वाली चलेगी। ये आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। क्लियर हो गया? तब फिर जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। ये सिंटैक्स है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने के लिए। पीछे वाली स्लाइड में सिर्फ एक स्टेटमेंट थी लिखने के लिए और एक ही नीचे वाली स्टेटमेंट एल्स के बाद, लेकिन यहाँ पे
पहली कंडीशन को चेक करेंगे, उसके बाद 3-4 स्टेटमेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं, एल्स के बाद भी ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं। लेकिन ये वाला जो है सिंटैक्स कम इस्तेमाल होता है। आपके जो मैंने प्रोग्राम भी किए हैं वो कोशिश की है कि हम इसको यूज़ करें। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। जब हम प्रोग्राम करेंगे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आसान है। सिंटैक्स को देख के परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ओके, इसका फ्लो चार्ट देख लें, बहुत आसान है। सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगी, स्टेटमेंट चलने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी फॉल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी और उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं। 11.4 ये सेम मैंने आपकी बुक से पिक्चर लेके यहाँ पे लगा दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी हमने जो 2 प्रोग्राम किए थे वो इफ़ के प्रोग्राम थे, उसमें हमारे पास एक ही कंडीशन होती थी। लेकिन अब हम जो प्रोग्राम करेंगे वो इफ़ एल्स के प्रोग्राम हैं। यहाँ पे आपको 2 कंडीशन मिलेंगी, एक कंडीशन ट्रू के लिए और एक मिलेगी आपको फॉल्स के लिए। 2 ब्लॉक मिलेंगे, 2 ब्लॉक आपने लिखने होंगे। अभी मैंने आपको इसका बता दिया, फ्लो चार्ट भी दिखाया, सिंटैक्स भी दिखाया। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट देखें आप लोग। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड। मतलब अब चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। जैसे पहले वाला प्रोग्राम था उसमें यही था कि बच्चा पास है 40 से अगर उसके ज़्यादा नंबर हैं। वहाँ ये नहीं था लिखा कि क्या वो फेल भी है। चेक करें कि बच्चा पास है या फेल, ये होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये लिखा था कि क्या बच्चा पास है। तो इफ़ की यही लिमिटेशन थी जिसकी वजह से इफ़ एल्स को बनाया गया। इफ़ एल्स में अब दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी कि बच्चा पास है या फेल है, या एक नंबर आपको दिया जाएगा, चेक करें वो नंबर इवन है या ऑड है। नंबर इवन और ऑड कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इवन और ऑड हमेशा नंबर 2 ही तरह के हैं, इवन और ऑड। इवन नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर ऑड नंबर होंगे। ओके, स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली है। तो अब देखें, पहले वही इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। हैश इंक्लूड वगैरह लिखने के बाद वाइड मेन है, लास्ट पे गेट सी एच, ये सारा ज़रूर लिखेंगे। लिखने के बाद हम आते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पे हमने कितने इनपुट लेने हैं ये आप लोग सोच के मुझे खुद बताएं। हमने यहाँ से एक ही यूज़र से हमने एक नंबर लेना है। स्टेटमेंट में देखें, इनपुट आ नंबर, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लेना है इंटीजर टाइप का, INT इंट लिखेंगे। वेरिएबल का नेम आपकी बुक पे n लिखा हुआ है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे हम इसको इकट्ठा इस्तेमाल करें, बल्कि ये मोस्टली अब इकट्ठे ही इस्तेमाल होंगे। यूज़र से हम कहेंगे प्रिंट एफ के थ्रू के नंबर एंटर करो, एंटर अ नंबर। ये आपको आउटपुट पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और प्रिंट एफ में भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यूज़र ने नंबर एंटर किया, यूज़र ने क्या एंटर किया, 10। आप अपने प्रोग्राम में एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी हम वही चीज़ कर रहे हैं जो आपकी बुक पे है। ये नंबर यूज़र ने एंटर किया है, ये आप लोगों ने एंटर नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ प्रिंट एफ लिखा, स्कैन एफ लिखा, ये चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ पे यूज़र तो नहीं, अभी आप ही प्रोग्रामर हैं, आप ही यूज़र हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए 10 भी जो है नंबर लिखा हुआ है, ये समझ लें यूज़र की तरफ से लिखा गया। तो यूज़र ने नंबर एंटर किया 10, और ये नंबर कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया एज आ इनपुट। इसके लिए स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ किया गया। स्कैन एफ है, आगे है मॉडुलस डी, मॉडुलस डी के बाद है एंड का सिंबल, एंड का सिंबल, और आगे है एन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इस वाली लाइन में एंड का सिंबल। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि यूज़र जो डाटा एंटर करेगा वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है कंडीशन। कंडीशन हम लगाएंगे एन को चेक करेंगे कि क्या ये इवन है या ऑड। चेक करने के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि कोई भी नंबर जिसको हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकें, ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर आएगा 0, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। आप यहाँ पे कंडीशन में देखें मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, एन मॉडुलस 2, मतलब कोई भी नंबर जो यूज़र एंटर करे, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, जब हम उसका मॉडुलस लेंगे 2 के साथ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के इक्वल आना चाहिए। क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर का क्या काम है, मॉडुलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर बताना। जो आंसर होते हैं ना वो डिवीजन ऑपरेटर बताता है। ये भी हमने डिटेल से क्लास में डिस्कस किया हुआ है।
होप सो किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखें कंडीशन को कि कोई भी नंबर है जब उसका मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, अगर उसका रिमाइंडर आ जाए 0, 0 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके फौरी बाद एक स्टेटमेंट चलेगी जिसमें प्रिंट एफ में लिखा हुआ है मॉडुलस डी इज़ इवन। इसका क्या मतलब है, जो मॉडुलस डी है वो एन की वैल्यू को यूज़ करेगा। एन की वैल्यू कौन सी, जो इसके आगे लिखा हुआ है ना एन मतलब जो यूज़र ने एंटर किया होगा। यहाँ आपकी बुक में यूज़र ने 10 को एंटर किया हुआ है, तो जो मॉडुलस डी है वो एन को इस्तेमाल करेगा। ये मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये वाला जो मॉडुलस डी है वो इस एन की वैल्यू का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये वाली तो एन की वैल्यू लिखी जाएगी जैसे यहाँ आपको यहाँ नज़र आ रही है आउटपुट में 10, फिर आगे है इज़ इवन, तो ये इज़ इवन भी आगे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता यूज़र यहाँ पे 10 एंटर ना करता, यूज़र ने कुछ और एंटर किया होता, तब ये आपको कुछ भी शो नहीं था होना, बल्कि क्या होता, एल्स की स्टेटमेंट चलती। एल्स की स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ था मॉडुलस डी फिर इज़ ऑड, मतलब कोई भी नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, फ़र्ज़ करें यूज़र ने 11 एंटर किया, उसके आगे लिखा जाता 11 इज़ ऑड। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आपका प्रोग्राम गेट ch और बंद हो जाएगा। प्रोग्राम शुरू करते हैं 11.5। ये भी सेम आपकी बुक से मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे। ये भी इफ़ एल्स का प्रोग्राम है। स्टेटमेंट देख लें आप लोग। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स 2 नंबर एंड फाइंड्स वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी आप देखें 2 कंडीशन आपको नज़र आ रही हैं कि यूज़र से कहेंगे कि 2 नंबर एंटर करें। जब यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा तो हम चेक करेंगे कि ये नंबर इक्वल है या नहीं। ये इस तरह के छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं, आसान से हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए हैं। जब आप लोग वाकई अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आपको फिर इससे ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम करने पड़ेंगे। अभी बेशक आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनको बार बार लिखें, ये इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूज़र से हमने 2 इनपुट लेने हैं, तो इसके लिए हम 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, यहाँ पे करैक्टर नहीं लिखा, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लिखा, स्ट्रिंग नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, सिंपल 2 नंबर लिखे हैं। तो हम इसके लिए 2 वेरिएबल लेंगे जिनकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद वाइड मेन गेट ch, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोग लिखेंगे। ये बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगी इस पे ना इसको रिपीट करूँ, आप लोगों को खुद इसका आइडिया होना चाहिए। वेरिएबल हमने लिया ए और बी के नाम से, उनकी डाटा टाइप हमने लिखी int इंटीजर। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख लें, AB अलग अलग 2 नाम है ये लिख लें, या नंबर 1 नंबर 2 लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन रूल्स हम फॉलो करेंगे जो हमने 8 रूल पीछे पढ़े हैं कि इसमें हमेशा डिजिट का, अल्फ़ाबेट का एंड अंडरस्कोर का इस्तेमाल होगा। int इन डाटा टाइप ये हमेशा आपने लोअर केस में लिखनी है, इसको कभी भी आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे या अपनी मर्ज़ी से इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड में आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। अब प्रिंट एफ के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से कहेंगे 2 नंबर एंटर करें, जो आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा। अब बुक वाले ने क्या किया है कि एक ही स्टेटमेंट में उसने बोल दिया है कि 2 नंबर एंटर करें। पीछे वाला अगर क्वेश्चन आपको याद हो, ये देखें यहाँ कहा गया था, सॉरी इससे पीछे बल्कि 2 स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम अभी हमने किया था उससे रिलेटेड, अभी इसमें नहीं है, पिछली स्लाइड में था वो, तो उसमें 2 स्टेटमेंट लिखी गई थी कि एंटर अ नंबर, यूज़र एक नंबर एंटर करता है, फिर वो स्कैन एफ के थ्रू सेव हो जाता है, फिर उसके बाद हम यूज़र को कहते हैं कि दूसरा नंबर एंटर करें, प्रिंट एफ के थ्रू हम कहते हैं, फिर वो स्कैन एफ के थ्रू वो भी एंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में बता दिया गया है, बल्कि पूछा गया है, यूज़र से कहा गया है कि एंटर 2 नंबर। ठीक है, तो अब यूज़र क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा, और हमने वो दोनों नंबर सेव करवाने हैं। सेव करवाने के लिए स्कैनर का फंक्शन यूज़ करेंगे। 2 दफ़ा हमने लिखा मॉडुलस डी, ये यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है, मॉडुलस डी 2 दफ़ा हमने लिखा ये,
क्योंकि हमने 2 नंबर लेने हैं और ए और बी ये हमारे वेरिएबल के नेम थे, इसलिए यहाँ पे भी हमने एंड ए एंड बी लिखा। ये अपनी बुक्स आप लोग सामने रखें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। इसके बाद दोनों नंबर हमारे पास आ जाएंगे। मेमोरी में हमने कंडीशन लगा देनी है। ये लाइन कंडीशन हम लगा देंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। ये मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देती हूँ। कंप्यूटर में इक्वल के लिए हमेशा डबल इक्वल का सिंबल इस्तेमाल होगा, कभी भी सिंगल इक्वल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए ही ख़ास है, ये मैथ के लिए या किसी और चीज़ के लिए ये अलग एक चीज़ है। अब यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, कि क्या ए बी के इक्वल है। अगर तो ऐसा होता है तो क्या होगा, स्क्रीन पे आउटपुट पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, नंबर आर डिफरेंट। अब जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है आपकी बुक पे, ये आउटपुट है। इसमें यूज़र ने 2 नंबर एंटर किए 10 एंड 15। अब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं थे, इसलिए क्या लिखा हुआ नज़र आया, नंबर्स आर डिफरेंट। ये आपका प्रोग्राम था 11.16। जो अगला प्रोग्राम है वो हम नहीं करेंगे, हम 11.6 वाला नहीं करेंगे, 11.7 करेंगे। 6 वाले पे आप लोग क्रॉस लगा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 11.7 हम करेंगे। 11.7 और जितने प्रोग्राम मैंने पहले करवाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आप लोग कुछ करें या ना करें, पूरी बुक में से याद आपने चैप्टर 11, चैप्टर 12 बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं। अगर आपने थोड़े बहुत नंबर लेने हैं तो इसमें से तकरीबन 24 नंबर का और या 25 नंबर का पेपर आता है दोनों चैप्टर में से। 11.7 बहुत आसान सा है। स्टेटमेंट आपकी बुक पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। अगर आपकी बुक पे ये ना लिखा हो यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, तब भी ये प्रोग्राम इफ एल्स के साथ ही होंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें कि जब भी आपको प्रोग्राम दिया जाएगा तो वहाँ नहीं लिखा जाएगा कि ये इफ़ एल्स से करें, इफ़ से करें, मल्टीपल इफ़ एल्स से करें या किससे करना है। ये आप लोगों ने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, खुद ही समझना है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किससे करना है। लेकिन अगर आप लॉजिक गलत लगा देंगे तो क्या होगा, क्लास में तो आप लोग सब लोग बहुत शोर मचा के कहते थे ना कि ये वाला एरर आएगा। अभी भी मुझे फटाफट ज़रा आंसर बता दें कौन सा एरर आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लॉजिकल एरर ही बोला होगा, क्योंकि ये लॉजिकल एरर आएगा अगर आप कोई स्टेटमेंट गलत लगाते हैं या कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर गलत लगा दें, लॉजिक गलत आएगा आपका। ठीक है, लॉजिकल एरर हो जाएगा। अब प्रोग्राम देखें ये वाला। पहले तो हम समझ लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। ऐसा साल जो 4 साल के बाद आए उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। 4 साल के बाद कौन सा साल आता है, ऐसा साल जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। बाकी हमारे पास जितने भी साल आते हैं उसमें फरवरी हमेशा 28 डेज़ का होता है। ठीक है, और ऐसा साल जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है वो 4 साल बाद आता है, इसलिए उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, बहुत आसान सा प्रोग्राम है जो हमने पीछे अभी किया है, जिसमें हमने नंबर फाइंड करना था कि वो इवन है या ऑड। तो ये भी समझ लें ऐसे ही है। उसमें हमने नंबर को 2 से डिवाइड किया था इवन और ऑड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम लीप ईयर चूँकि ये 4 साल के बाद आता है तो इसके लिए हम जो कंडीशन लगाएंगे उसमें हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे ईयर को, यूज़र से कहेंगे ईयर एंटर करें। यूज़र कोई भी साल एंटर कर सकता है। आप लोग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है जिस साल में आप लोग पैदा हुए, आप लोग वो वाला हिसाब लगा लें, उसको 4 से डिवाइड करें। आप लोग अपने जिस साल में आप लोग पैदा हुए हैं उस साल को 4 से डिवाइड करें। अगर तो रिमाइंडर आता है 0, इसका मतलब है कि जिस साल आप पैदा हुए वो लीप ईयर था। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब है कि जिस साल आप पैदा हुए वो लीप ईयर नहीं था। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, यूज़र ने ईयर एंटर किया, ये आपको ईयर नज़र आ रहा है, आपकी बुक पे भी होगा। जब यूज़र ये ईयर एंटर करेगा स्कैन ऐप में, यहाँ पे सेव हुआ, कंडीशन चेक की जाएगी। जब कंडीशन चेक की जाएगी अगर तो आंसर आ जाता है 0, तो इसका मतलब है आंसर से मुराद ये है कि रिमाइंडर मॉडुलस है तो रिमाइंडर आएगा। अगर आंसर मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0, इसका मतलब है ये लीप ईयर होगा। लेकिन कंप्यूटर ने इसको ज़ाहिर है डिवाइड किया खुद ही और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी
कि आपने जो ईयर एंटर किया है यूज़र से कहा जाएगा वो लीप ईयर नहीं है। जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2003 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब आ जाते हैं अगली स्टेटमेंट पे, अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। अब हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें कि इफ़ को हमने यूज़ किया शुरू में जब हमारे पास एक ही कंडीशन थी। इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे जब दो कंडीशन होंगी। मल्टीपल इफ़ एल्स को या इफ़ एल्स इफ़ को तब यूज़ करेंगे जब ज़्यादा कंडीशन होंगी। ठीक है, दो के लिए इफ़ एल्स और ज़्यादा के लिए इफ़ एल्स इफ़। सिंटैक्स ये देख लें, इसमें देखें पहले कंडीशन चेक हो रही है, ये कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट चलेगी, अगर नहीं है तो अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा। वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चलेंगी, अगर वो भी ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन को चेक करेंगे, वो स्टेटमेंट चलेंगी। ये इसी तरह चलता जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट वाला ब्लॉक खुद ही चलेगा। ये ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 और ये आगे चलते जाएंगे। लास्ट पे ब्लॉक एन, क्योंकि हमें नहीं पता कितने ब्लॉक बनेंगे इसलिए ब्लॉक एंड वाले का नाम जो है ना हमने एन रखा कि कितने भी नंबर हो सकते हैं। अब देखें इसकी वर्किंग देख लें कि जब हम पहली कंडीशन को चेक करेंगे, अगर तो वो ट्रू नहीं है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक भी नहीं चलेगा, अगली को चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा और बाकी जो एंड वाला प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, ख़त्म। इसका मतलब यह है कि शुरू वाला भी नहीं चलेगा ना एंड वाला चलेगा, सिर्फ इसकी सिलेक्शन होगी और ये वाला चलेगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाएं। ये इसका फ़्लो चार्ट है। यहाँ भी सेम ऐसे ही है कि पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगी और प्रोग्राम बंद। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगली कंडीशन को चेक करेंगे। फ़र्ज़ करें कंडीशन आई, कोई भी उसको चेक किया, वो थी फॉल्स, अगली पे आ गया, कंडीशन है फॉल्स, फिर अगली स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू तो ये स्टेटमेंट चलेंगी और प्रोग्राम एंड। इसका प्रोग्राम देख लें, आपकी बुक से ही ये मैंने लिया है कि यूज़र से कहा गया है कि नंबर एंटर करें और चेक करें कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन में हमारे पास हमेशा यहाँ पे होता है ज़ीरो, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है, -1, और यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये प्लस का सिंबल मुझसे नहीं ठीक लिखा गया, मतलब एक तरफ पॉजिटिव नंबर है और एक तरफ नेगेटिव और दरमियान में क्या है, ज़ीरो। अब यूज़र जो नंबर एंटर करेगा हम चेक करेंगे वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। अब यहाँ पे देख लें, स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस आ रही हैं। यहाँ पे पहले की तरह सिर्फ ये नहीं कि पास है तो बता दो, या दूसरे की तरह ये नहीं कि इवन या ऑड बता दो, बल्कि इसमें एक और कंडीशन ऐड हो गई है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, यूज़र को कहेंगे कि नंबर एंटर करे। उसके लिए हमने इंट लिया n, क्लियर स्क्रीन, यूज़र नंबर एंटर करेगा, प्रिंट एफ स्कैन एफ। यहाँ तक तो सेम एक ही तरह का प्रोग्राम चलता आ रहा है ना। उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे, क्या नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, कि नंबर जो है वो इस तरफ है। ठीक है, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है नंबर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए अगर तो नंबर होगा ग्रेटर दैन ज़ीरो तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया हुआ वो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, मतलब नंबर को चेक करें, लेस दैन ज़ीरो तो नहीं, मतलब इस साइड पे तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा नंबर जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, ज़ीरो। फिर ये चलेगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रोग्राम है, ये आप लोग खुद करेंगे, ग्रेड वाला है। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था जब मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट या तो पास होता है या फेल होता है। दो कंडीशन आ गई, इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट पास है तो आगे मल्टीपल कंडीशन आ जाती है, मतलब ग्रेड हर बच्चे का डिफरेंट होता है। ये आपको आपकी बुक पे भी नज़र आ रहा है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 90 या इससे ज़्यादा हैं उनका ग्रेड है ए, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 80 और 89 के दरमियान है उनका ग्रेड है बी। आपको जब क्वेश्चन अगर ये आए ना पेपर में तो उसके लिए आपको यहाँ तक आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा, स्टेटमेंट आपने यहाँ से फिर आगे शुरू करना होगा। ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशन लगी हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम मुझे रिटन लिख के देने हैं। कोशिश करें
पहले प्रैक्टिस करें, फिर ज़ुबानी